हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने बीसीसी लेटरल एंट्री के सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4, जो कि हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इनर्शिया के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताते चलूं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो उस बॉडी में एग्जिस्ट करती। इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करता है। यानी कि अगर आप उस बॉडी के स्टेट में चेंज करना चाहिएगा तो वो इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। यानी कि इनर्शिया ये चाहता है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बना हुआ रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो स्टूडेंट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहती। ये हमको बताता है कौन? इनर्शिया। और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट, ये इनर्शिया पे ही बेस्ड। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रत्येक बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन किए हुए रहती है। अगर वह बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वह बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन अगर वो कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहेगी उसी डायरेक्शन, अनलेस जब तक कि it is compelled to change that state by forces acting on it। जब तक कि उसके स्टेट को फोर्स लगा करके चेंज करने की कोशिश नहीं की जाए। मतलब अगर कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा, जब तक कि फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाए। आई बात समझ में? देखिए, ये तो है बुक किस लैंग्वेज। चलिए हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं सीधा सीधा, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई बॉडी एक समान चाल से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में तो एक समान चाल से चलते रहेगा, जब तक कि कोई असंतुलित बल, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आप उस पर ना लगा दे। अब असंतुलित अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है सर? जैसे मान लिया जाए कि मान लेते हैं एक बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी, ये बॉडी अभी रेस्ट में है। ये बॉडी क्या है फिर? ये बॉडी रेस्ट में। अब आपने क्या किया कि ये बॉडी था रेस्ट में, आपने एक फोर्स इधर से लगाया, आपने एक फोर्स इधर से लगाया, कितना भाई? तो 50 न्यूटन का, ठीक है। और आपने क्या किया कि इधर से भी एक फोर्स आपने लगाया, कितना भाई? तो 50 न्यूटन का। अब इस केस में क्या हुआ? फोर्स तो लगा, फोर्स यहां पे लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। 50 न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 50 न्यूटन नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर के जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स को जीरो कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यही तो कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझे तो उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर, इफ, यहां पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं लिख करके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ जो एफ नेट है, जो नेट फोर्स है, अगर वह जीरो है, मतलब जो एफ नेट है, जो नेट फोर्स है, अगर वह जीरो है तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बॉडी रहेगा। जैसे यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो गया। यहां पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स तो लग रहा है पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में -50 न्यूटन का। अगर हम बोले कि ये जो बॉडी है ये रखा हुआ है सरफेस पर, ये रेस्ट में है, तो ये स्टूडेंट रेस्ट में ही रहेगा, ये अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पे नेट फोर्स जीरो है।
एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं यहां से स्टूडेंट उठा लेता हूं, एक सेम केस लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक। एक दूसरा केस लेते हैं, मान लिया जाए स्टूडेंट, मान लिया जाए कि ये जो बॉडी है मेरा, ये बॉडी मूव कर रहा है। ये बॉडी क्या कर रहा है भाई? मूव कर रहा है। कितना स्पीड से? कुछ इसका स्पीड होगा, मान लिया जाए हम बोल देते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्टूडेंट ये मूव कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसका वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस डायरेक्शन में लगाया 30 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में लगाया 30 न्यूटन का फोर्स। अब आप बताइए, ये बॉडी जो पहले से है, ये आपका बॉडी है, ये क्या है भाई? तो ये है आपका बॉडी, ये है आपका बॉडी। तो जो बॉडी है ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। ये क्या कर रहा था? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में बेचारा जा रहा है, एकदम सीधा लाइन। हमने क्या किया कि आगे से 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे से भी 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या इस बॉडी के स्टेट में कोई चेंज आया? ये बॉडी मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में, क्या ये एक्सेलरेट हुआ? क्या ये डीएसेलरेट हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। फोर्स तो लगा, लेकिन अगर हम नेट फोर्स यहां पे कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स यहां पे 0 हो जाता है। और न्यूटन साहब ने बताया है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। इसी को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। तो किताबी भाषा को अगर छोड़ के सीधा कॉन्सेप्ट की बात करें तो न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में क्या बताया कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। अगर बॉडी एक समान चाल से चल रहा है तो वही एक समान चाल से उसी डायरेक्शन में चलते हुए रहेगा। आगे बात समझ में। अब अगर नेट फोर्स 0 ना हो, नेट फोर्स क्या हो? 0 ना हो, तो देखिए यहां पे हम लोग लिखते हैं कि इफ नेट, यानी कि जो नेट फोर्स है स्टूडेंट ये 0 नहीं। अब जब नेट फोर्स 0 नहीं है उस केस में क्या हो? तो उस केस में इफ नेट 0 का मतलब कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा उस केस में क्या होगा कि बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा। जैसे स्टूडेंट मान लिया जाए हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को, ठीक। ये हो गया स्टूडेंट आपका एग्जांपल नंबर 3। इसको उठा लेते हैं। यहां पे स्टूडेंट ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपका पहले से कैसा है भाई? तो ये बॉडी पहले से रेस्ट में, ठीक है। ये बॉडी आपका पहले से रेस्ट में है। 1 मिनट, यहां इरेजर वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट बॉडी आपका जो है बॉडी रेस्ट में है, ठीक। अब हमने क्या किया स्टूडेंट कि इधर से मान लिया जाए हमने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स और हमने विपरीत दिशा में लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। अब इस केस में क्या होगा ये बताइए। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे स्टूडेंट आपका इफ नेट क्या आ जाएगा? अगर आप निकाले यहां पे इफ नेट, यानी कि अगर आप यहां पे निकाले एफ नेट तो एफ नेट आ जाएगा आपका 50 माइनस 10 दैट इज 40 न्यूटन। और 40 न्यूटन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बॉडी का जो स्टेट है इसमें परिवर्तन आएगा। बॉडी अभी रेस्ट में था, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट? मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए अगर मान लिया जाए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल से मैं आपको पहले इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरी तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोग कहां पढ़े हैं? तो 10th क्लास में पढ़े हैं। तो वो हमको नहीं पढ़ना है ना, हमको इससे बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है और वह बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था अपना। अब हमने क्या किया? तो स्टूडेंट अब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया कितना भाई? तो लेट से 50 न्यूटन का।
तो जब हमने 50 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगाया, तो अगर आप यहां पे कैलकुलेट करें एफ नेट, तो एफ नेट क्या आ गया भाई 50 न्यूटन विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस बॉडी का जो अवस्था था, बॉडी का जो स्टेट था यूनिफॉर्म मोशन, उसमें चेंजिंग आएगा। इस लगने वाले फोर्स के कारण क्या होगा, बॉडी मेरा एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा। पहले अगर मान लिया जाए इसका एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। पहले क्या था, वेलोसिटी। देखिए आपको मैं बताता हूं, इस बॉडी की अगर हम बात करें तो इस बॉडी में स्टूडेंट डी भी था 0, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा था, एकदम एक समान चाल से चल रहा था। लेकिन हम क्या किए, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। 50 न्यूटन का फोर्स लगाने से एकाएक क्या हुआ, इसका चाल धीरे 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 बढ़ गया। तो जैसे ही बढ़ा मतलब वेलोसिटी यहां पे चेंज हुआ, और जब वेलोसिटी हुआ मतलब यहां पे बॉडी क्या होगा, मेरा एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, बॉडी मेरा एक्सेलरेट होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। पहले क्या था, तो पहले एक्सेलरेशन इसका 0 था, पहले इसका एक्सेलरेशन 0 था। अब क्या हुआ, बॉडी मेरा एक्सेलरेट करने लगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा एफ नेट 0 ना हो, जब स्टूडेंट हमारा एफ नेट 0 ना हो, इस केस में क्या होता है कि बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब मेरा एफ नेट 0 होता है, उस समय बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर बॉडी स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर बॉडी एक समान चाल से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। आई बात समझ। चलिए अब थ्योरी देख लेते हैं। बिल्कुल, थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्वियस सी बात है, हर एक बॉडी अपने स्टेट में रहना चाहती है। इनर्सिया से हम लोग जानते हैं, इनर्सिया कहता है कि बॉडी के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह अपने स्टेट को चेंज कर सके। तो हर एक बॉडी जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जब तक कि इस पे फोर्स लगा के चेंज करने की कोशिश नहीं की जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, इट विल नॉट हैव एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। दैट इज इट्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी है और उस बॉडी के नेट फोर्स को हम क्या कर दें भाई, 0 कर दें। जब हमने बॉडी के नेट फोर्स को कर दिया 0, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है ये बताइए। ये आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि स्टूडेंट या तो बॉडी आपका रेस्ट में है या आपका जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। और यही तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बता रहा है। आ रही है बात समझ में? देखिए क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, इट विल नॉट हैव एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है भाई, कोई बॉडी है आराम से बैठा हुआ है, उस पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब कोई बॉडी एक समान चाल से चल रहा है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसी चाल से चल रहा है, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0। तो वही तो यहां पे कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब या तो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव होगा। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी वेयर इनिशियली एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, इट वुड कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। सिमिलरली अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहां देखिए, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, हमेशा याद देखिए बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, एक समान वेलोसिटी से एकदम मूव कर रहा है। हर एक टाइम इंटरवल पे अगर आप वेलोसिटी निकाले तो सेम आएगा, ठीक है। तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट वुड कंटिन्यू टू डू सो, वो ऐसे ही चलते रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एक समान चाल से, जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो स्टूडेंट कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन
जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी और इन अदर वर्ड्स टू एक्सेलरेट अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? फोर्स की क्वालिटी, ना कि क्वांटिटी। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला, कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, अभी एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, हर एक टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी सेम है, हमको वेलोसिटी को हो सके बढ़ाना हो सके घटाना हो, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने के लिए, बॉडी में एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स का लगना जरूरी है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स का क्वालिटी बताता है, फोर्स का डेफिनेशन बताता है। हम जानते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फोर्स जस्ट पुश या पुल है जो कि किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या उसको चेंज करता है। यही तो ये बता रहा है कि अगर आपको किसी बॉडी के स्टेट में चेंज करना है, अगर आपको एक्सेलरेट करना है बॉडी को, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये इसने नहीं बताया। न्यूटन साहब बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने फर्स्ट लॉ में सिर्फ आपको ये बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आपको उसके स्टेट को चेंज करना है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी एक समान चाल से एक दिशा में चल रहा है, आपको उसके डायरेक्शन को चेंज करना है या उसको एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करना है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स एक ऐसा चीज है, हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है। अब कितना फोर्स लगाना है ये न्यूटन साहब ने नहीं बताया फर्स्ट लॉ में, ये न्यूटन साहब ने बताया अपने सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे जानेंगे कि कितना फोर्स लगाना है। कैसे? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। अब देखिए एक बच्चा का कार आता है, जो बच्चा लोग खेलता है जिससे, उस कार को ले लीजिए, आप उसको एक लात मारिए, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जब आपने एक लात मारा तो क्या होगा? कार कहीं दूर जाके फेंका जाएगा, हो सकता है टूट भी जाए, ठीक है। अब आप सड़क पे जाइए, वहां पे कोई कार है, उस कार में एक लात मारी, हो सकता है आपका लात टूट जाए। तो यहां दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि हमने फोर्स तो दोनों जगह लगाया, हमने फोर्स यहां भी लगाया, फोर्स वहां भी लगाया, लेकिन एक जगह मोशन हुआ और एक जगह मोशन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ये हम लोग समझेंगे स्टूडेंट सेकंड लॉ में कि फोर्स तो लगाना है मूव करने के लिए, लेकिन कितना फोर्स लगाना है। अगर आपको एक ट्रेन, जो खिलौना आता है, ट्रेन वाला खिलौना, उसको मूव करना है और एक एक्चुअल में ट्रेन को मूव करवाना है, तो फोर्स तो दोनों में लगाना है, लेकिन कितना फोर्स लगाना है ये हम जानेंगे सेकंड लॉ में। तो फर्स्ट लॉ में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या जाना? सीधी सी बात कि अगर किसी बॉडी के स्टेट में चेंज कराना है, अगर वो रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है, वो एक समान चाल से चल रहा है उसके स्पीड को बढ़ाना है घटाना है, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन रिटार्डेशन, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। पहला लॉ फोर्स के क्वालिटी के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। आगे बात समझ में? तो यही था स्टूडेंट आपका फर्स्ट लॉ, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना समझ गए तो इनफ है स्टूडेंट कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल एडुलॉजी पे बीसीसी लेटरल एंट्री का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे आए और यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको टारगेट बीसीसी लेटरल एंट्री 2023 का फ्री बैच देखने को मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इवन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है ये सिद्धांत सर गूगल मीट पे आपका लाइव ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गूगल मीट का लिंक कहां से मिलेगा सर? नहीं, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये जो गूगल मीट का लिंक होगा स्टूडेंट ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा
BCECE एली ग्रुप, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और जानेंगे कि अगर एक्चुअल ट्रेन को मूव कराना है तो कितना फोर्स लगाना है, और अगर जो बउआ वाला ट्रेन है उसको मूव कराना है तो कितना फोर्स लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।